नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा जीके एंड करंट अफेयर्स का क्लास नंबर 18 आज हम करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी लोगों से निवेदन है, एक बार क्लास को लाइक कर दो, कमेंट्स करना शुरू कर दो। आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब यार। एक दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी दिक्कत ये हो रही है, आप लोग नोटिफिकेशन के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो चुके हो। ठीक, आप देख रहे हो डेली मैं एक चीज यूट्यूब पे अगर जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ डेली, अगर जो मैं 2 वीडियो अपलोड करता हूँ तो ही उसका नोटिफिकेशन जाता है। ठीक, अब 2 से ज्यादा अभी क्लासेस की संख्या में बढ़ा रहा हूँ ना, मिक्स जीके भी चल रहा है आपका, खान सर की बुक भी चल रही है, साथ में आपकी साइंस की क्लासेस बायोलॉजी चल रही है, अब फिजिक्स भी मैं स्टार्ट कर दूंगा तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, फिर आप देख नहीं पाओगे। तो आप कहोगे सर जी मैं देख नहीं पाता हूँ, वीडियो अपलोड डेली होती, तो या तो चैनल पे आके डेली चेक करो। ठीक, या एक और ऑप्शन है, आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने जो भी वीडियो अपलोड होती है, जो भी क्लासेज होती है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया करता हूं, वहां से देख सकते हो। ठीक, तो जल्दी से ज्वाइन करो। और अनअकैडमी की ऐप पे 8 तारीख से कुछ नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, इनको भी अब ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपके टीम ऑल स्टार्स बैच है सीजीएल सीएचएसएल के लिए, सफलता बैच है सीजीएल सीएचएसएल के 8 दिसंबर से ये भी स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा लक्ष्य बैच है सीपीओ एग्जाम के लिए, सीटी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है 8 दिसंबर से ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर जो मैं बात करूं, कंप्लीट बैच है जीएस के लिए, जनरल स्टडीज के लिए 8 दिसंबर से। और यहाँ पे अनअकैडमी के ऐप पे आज के डाउट का फीचर भी अपडेट करा दिया गया है। इसको आप कोई भी क्वेश्चंस की डाउट होती है, जीके मैथ रीजनिंग, आपके लिए सॉल्वर बैठे रहते हैं, हमेशा टीचर्स बैठे रहते हैं। आप डाउट को इमेज क्लिक करके सेंड करिए, आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज देख सकते हो, बहुत सारे फ्री वाले भी अवेलेबल है, प्लस वाले भी, इनको भी आप फ्री में दे सकते हो। एसएससी मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट की बात करें, इसमें आप गुरु टिप्स कोड यूज करके अभी एनरोल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसको आपका एवरी संडे होता है और इस संडे भी होगा, आप दीजिए और पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, इसके अलावा अनअकैडमी के ऐप पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर भी मेरी क्लासेस चलती है, और साथ में गुरु टिप्स कोड यूज करके कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए शुरू करें भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 10 मीटर एयर पिस्टल में सिंगराज सिंह अधाना ने हाल ही में कौन सा पदक जीता? किसकी बात हो रही है? टोक्यो पैरा ओलंपिक की। टोक्यो पैरा ओलंपिक की, ओलंपिक के जस्ट बाद पैरा ओलंपिक हुई थी। पैरा ओलंपिक कहां हुई थी? ये भी हुई थी आपकी टोक्यो जापान में, टोक्यो पैरा जापान में। ठीक, और यहां पे 10 मीटर एयर पिस्टल में सिंगराज सिंह अधाना ने क्या जीता था? कौन सा मेडल जीता था? आपसे ये पूछ रहा है, तो याद रखिएगा सिंगराज सिंह अधाना ने कांस्य पदक जीता था। ऑप्शन नंबर ए, कांस्य पदक जीता था। देखो बात करेंगे जो 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक की, तो पैरा ओलंपिक में भारत ने इस बार सबसे ज्यादा मेडल जीते, अभी तक का रिकॉर्ड है। तो यहां पे बात करें भारत की रैंकिंग क्या रही, तो भारत की रैंक अगर जो आपसे पूछे 24 भारत की रैंक रही। ठीक, कितने भारतीय खिलाड़ी शामिल हुए थे? 54 भारतीय खिलाड़ी शामिल हुए थे। अगर जो आपसे पूछे शुभंकर क्या था टोक्यो पैरा ओलंपिक का, मस्कट क्या था, तो मस्कट था सोमायटी मस्कट था। ठीक, तो याद रखना पहले स्थान पर कौन सा, रैंक 1 कौन सा रहा? ये रहा चीन, रैंक 1 पर रहा चीन। चीन ने 96 गोल्ड मेडल जीते थे, 60 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 207 मेडल जीते थे। भारत की रैंक 24 थी, भारत ने यहां पर 5 गोल्ड मेडल जीते थे, इसके अलावा 8 सिल्वर मेडल जीते थे, और अगर जो बात करें ब्रॉन्ज की तो 6 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने टोटल जीते थे। 24 रैंक रही थी भारत की। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 10 मीटर एयर पिस्टल में सिंगराज सिंह अधाना ने कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? सिंगराज सिंह अधाना 10 मीटर में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, कांस्य। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, लेखक सवर्णा राय ने हाल ही में टाइम्स एक्सीलेंसी अवार्ड 2021 जीता, वह किस राज्य से है? सवर्णा राय जिन्होंने हाल ही में टाइम एक्सीलेंसी अवार्ड जीता, ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? देखो सवर्णा राय से नाम से ही थोड़ा सा स्पष्ट होते हुए दिखाई दे रहा है कि ये किस राज्य से बिलोंग कर सकती हैं, तो ये पश्चिम बंगाल राज्य से बिलोंग करती है। कहां से? वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? ममता बनर्जी यहाँ की सीएम है। गवर्नर की बात करें तो जगदीप धनखड़ यहाँ के सीएम है, राज्यपाल है। ठीक, 26 जनवरी 1950 को पश्चिम बंगाल का गठन होता है। विधानसभा की 294 सीटें आती हैं, राज्यसभा की 16 सीटें पश्चिम बंगाल से निकल के आती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, किस राज्य सरकार ने हाल ही में वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? यानी कि सीधी साधा में बोल सकते हैं कि केरल को पीछे छोड़ने का लक्ष्य रखा है। किस राज्य ने? ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर जो सारे राज्य ऐसा रखना शुरू कर दे तो साक्षरता बहुत अच्छी हो जाएगी।
जाएगी, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। क्या आंसर होगा? नागालैंड ने रखा है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बताइए नागालैंड के सीएम कौन है, नागालैंड के गवर्नर कौन है, और नागालैंड के चलिए सीएम की बात करें, यह है आपके नेफ्यू रियो। नागालैंड की कैपिटल भी याद रखिएगा कोहिमा। गवर्नर है जगदीश मुखी, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जगदीश मुखी गवर्नर है। ठीक है, चलिए नागालैंड में विधानसभा की 60 सीटें आती हैं। 1 दिसंबर 1963 को इसका गठन हुआ था। लोकसभा की 1 सीट और राज्यसभा की 1 सीटें आती हैं। 4 की बात करें, किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा हाल ही में राजकीय पशु के रूप में हिम तेंदुआ और राजकीय पक्षी के रूप में काली गर्दन वाला सारस को घोषित किया गया है? राजकीय पशु के रूप में हिम तेंदुआ और राजकीय पक्षी के रूप में काली गर्दन वाला सारस घोषित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मुफ्त पानी पीने के लिए पानी बचाओ योजना की शुरुआत की गई? किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना की शुरुआत की गई? तो यह है आपका गोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 6 की बात करें, किस बैंक द्वारा हाल ही में डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला गया? किस बैंक द्वारा हाल ही में, बताइए इसका आंसर क्या होगा? डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, तो ये खोला गया भारतीय स्टेट बैंक द्वारा डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया? खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया? इसमें करंट अफेयर्स भी आपको मिलना है, ध्यान रखिएगा। तो ये शुरू किया गया एम वेंकैया नायडू, ऑप्शन नंबर बी। 8 की बात करें, क्रिकेटर डेल स्टेन ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। यह किस देश से क्रिकेट खेलते थे? डेल स्टेन क्रिकेटर जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, ये किस देश से क्रिकेट खेलते थे? इसका आंसर क्या होगा? डेल स्टेन किस देश से क्रिकेट खेलते थे जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के लगभग सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? लगभग सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, ये किस देश से क्रिकेट खेलते थे? तो डेल स्टेन खेलते थे दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, किस देश द्वारा दाम नियंत्रित करने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा की गई? विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड इकोनॉमिक इमरजेंसी टू कंट्रोल प्राइजेज? ठीक है, क्या आंसर होगा? श्रीलंका, ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, आईएयू के मानद सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन बने? आईएयू के मानद सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बने हैं दोरजी अंगचुक, ऑप्शन नंबर बी, दोरजी अंगचुक। 11 की बात करें, 11 है आपका, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी याद रखिएगा, अन्नामलाई पर्वत चोटी की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी, ये केरल में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, ऑप्शन नंबर डी। 12 की बात करें, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंस्पिरेशन? चुंबकीय प्रेरण के एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ये होगा टेस्ला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 13 की बात करें, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मोहनजोदड़ो? मोहनजोदड़ो शब्द के अर्थ की बात करें तो माउंट ऑफ द डेड, ऑप्शन नंबर ए, माउंट ऑफ द डेड। 14 की बात करें, एडमिरल कप किससे संबंधित है? एडमिरल कप किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा नौकायन से, नौकायन यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एडमिरल कप किससे संबंधित है बाबू? नौकायन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। एडमिरल कप नौकायन से संबंधित है। क्वेश्चन देखो, माउंट ऑफ द डेड, ये जो बोला मैंने, आपको समझ में नहीं आया तो इसको बोलते हैं मृतकों का टीला, मृतकों का टीला हिंदी में बोलते हैं। ठीक, 15 की बात करें, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? वेयर इज द भारत कला भवन लोकेटेड? भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन कहाँ स्थित है? प्रयागराज, बनारस, आगरा या लखनऊ? तो यह हो जाएगा आपका बनारस, वाराणसी। भारत कला भवन स्थित है प्रयागराज, सॉरी वाराणसी, बनारस। 16 की बात करें, मधुशाला किसकी कृति है? मधुशाला इज रिटन बाय, मधुशाला किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए, मधुशाला किसकी कृति है? मधुशाला किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश राय बच्चन। 17 की बात करें, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? होम डिड अकबर अपॉइंटेड एज हिज कोर्ट म्यूजिशियन? तो ये नियुक्त किया था तानसेन को, ऑप्शन नंबर बी, तानसेन को। ठीक, 18 की बात करें, संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? तो ये हो जाएगा प्रदीप कुमार जोशी, सॉरी प्रदीप कुमार जोशी, हाँ प्रदीप कुमार जोशी, ऑप्शन नंबर ए। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी।
क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? फ्रॉम विच कंट्री और द फंडामेंटल ड्यूटीज टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या आंसर होगा बाबू? इसका आंसर हो जाएगा रसिया यानी कि रूस। मौलिक कर्तव्य आपके रूस के संविधान से लिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें 20, 2019 क्रिकेट विश्व कप में उप विजेता कौन रहा था? 2019 क्रिकेट विश्व कप में उप विजेता कौन रहा था? हु वाज द रनर अप इन द 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप? कौन रहा था बाबू? तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा नेक्स्ट 21, सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था क्लास में कि सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है और सलीम अली पक्षी विहार कहाँ स्थित है, दोनों मैंने आपसे पूछा था, कमेंट करके बताना। तो बहुत कम बच्चे हैं, 1-2 बच्चे कमेंट करके बताएं। आप लोग मतलब सिर्फ आते हो टाइम पास करके क्लास देख के चले जाते हो, पढ़ते मतलब नहीं होता कि टीचर क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा जवाब दे कमेंट बॉक्स में। है कोई मतलब नहीं होता किसी से भैया, कोई मतलब नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता। कितना एफर्ट लगा रहा है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपना काम बनता भाड़ में जाए और सब है, यही ना, यही चाहते हो आप लोग, यही सोचते हो, आपकी सोच माइंडसेट ये बन चुकी है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा सुधारो। ठीक है, तो सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिल जाएगा। सलीम अली पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो आपको गोवा में देखने को मिल जाएगा। ठीक, चलिए गोवा में। क्वेश्चन नंबर, सलीम अली भारत के पक्षी वैज्ञानिक थे जिन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता था। 22 की बात करें, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक किसके होते हैं? लाइकेन सबसे अच्छे सूचक होते हैं वायु प्रदूषक के, ऑप्शन नंबर सी। 23 की बात करें, डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष, कल मैंने बताया था डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, कल मैंने बताया भी था। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ की स्थापना की बात करें 1958 में हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर के सिवन, डॉक्टर के सिवन। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 कौन कौन से? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ठीक, आईजीएसटी। सी मतलब सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, यहां पे एक और स्टेट के साथ यूटी जीएसटी। ठीक, केंद्र शासित जीएसटी और इंटरनेशनल। ठीक है, 3 भागों में डिवाइड किया गया था। 25 की बात करें, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने आक्टेव सिद्धांत के आधार पर तत्वों की व्याख्या की है? किस वैज्ञानिक ने आक्टेव सिद्धांत के आधार पर तत्वों की व्याख्या की व्यवस्था की है? क्या आंसर होगा? किस वैज्ञानिक ने आक्टेव सिद्धांत के आधार पर तत्वों की व्यवस्था की है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूलैंड। क्या आंसर होगा? न्यूलैंड, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर बात करें 26, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व मौजूद थे? मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व मौजूद थे? इसका आंसर हो जाएगा 63 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 27 की बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी तैयार की गई थी। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा तैयार की गई थी? मेंडलीव, मोसले, डोबेरिनर या न्यूलैंड? तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात हो रही है ना बाबू, मोसले ने तैयार की थी, मोसले यानी कि ऑप्शन नंबर बी, मोसले। 28 की बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह मौजूद हैं? कितने समूह मौजूद हैं? कितने टेबल मौजूद हैं? तो 18 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें 29, निम्नलिखित तत्वों में से कौन धातु है? धातु याद रखिएगा, सेलेनियम, ब्रोमाइन, हाफमैनियम, क्लोरीन। तो यहाँ पे हाफमैनियम धातु है, ऑप्शन नंबर सी। 30 की बात करें, मानव महिला की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव महिला की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे बड़ा सेल, ह्यूमन सेल कौन सा है? मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो आप कहोगे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की। लेकिन मानव शरीर में सबसे बड़ी है कौन सी सेल, कोशिका? तो मानव महिला की बात करें तो यहाँ पे मादा, अंडा, फीमेल एग यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 31 की बात करें, प्रकाश तरंगे हैं, लाइट वेव्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल वेव्स या मैग्नेटिक ऑप्टिकल वेव? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 32 की बात करें, सिरका में कौन सा एसिड पदार्थ मिलाया जाता है? विच एसिड सब्सटेंस इज फाउंड इन विनेगर? सिरका में कौन सा एसिड पदार्थ मिलाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 33 की बात करें, दूध एक उदाहरण है। द मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दूध किसका उदाहरण है? तो दूध याद रखिएगा पॉइसन या इमल्सन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 34 की बात करें, 34 ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ था? विच ईयर एंड एडी? एडी मतलब आफ्टर डेथ मतलब किसके आफ्टर डेथ? मतलब ईसा मसीह के। ठीक है, चलो किसके ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1600 ऑप्शन नंबर 1600 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी।
35 की बात करें, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा नेक्स्ट 36, वर्ष 1973 में चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? ये जो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था 1973 वाला, ये उत्तराखंड से शुरू हुआ था। इसके नेता कौन थे अग्रणी? सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर सी। पेड़ों की कटाई को लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ था। इसमें लोग विरोध करते थे, पेड़ों से चिपक कर लोग विरोध करते थे कि आप पेड़ की कटाई नहीं कर सकते। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, 37 क्या बाबू? किस गवर्नर ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? किस गवर्नर ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? विच गवर्नर जनरल एबोलिश द सती सिस्टम इन इंडिया? सती सिस्टम, ठीक, सती सिस्टम आप लोग समझ रहे हो ना क्या है? ठीक है, तो ये किया था किस गवर्नर ने? बताइए क्या आंसर होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या आंसर होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, सॉरी, ये किसने किया था? किस गवर्नर जनरल ने किया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? किस गवर्नर जनरल ने किया था? किस गवर्नर जनरल ने किया था? इसका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ही राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 39 की बात करें, 38 की बात करें, नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी की टोली कितने दिनों तक पैदल चली? याद रखिएगा, महात्मा गांधी की नमक सत्याग्रह को बोलते हैं दांडी मार्च। क्या बोलते हैं? दांडी मार्च बोलते हैं। ठीक, दांडी मार्च की शुरुआत कब हुआ था? स्टार्ट कब हुआ था? शुरू हुआ था 12 मार्च। डेट याद रखिएगा, पूछा जाता है। 12 मार्च 1930 को, खत्म हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। यानी कि टोटल 24 डेज ये दांडी मार्च चला था। ठीक, तो इसमें टोटल मेंबर कितने थे? 79 टोटल मेंबर थे। 79 टोटल मेंबर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कितने दिनों तक पैदल चली थी? 24 दिनों का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताएं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। ठीक है, चलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो कब हुआ था? तो ये घटना हुआ था 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को गोली चलाने का आदेश दिया था डायर, जनरल डायर ने। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, इसका रीजन क्या था? क्या आता है भाई? रोलेट एक्ट आता है। क्या आता है? रोलेट एक्ट आता है 1919 में। रोलेट एक्ट आता 1919 में। इसमें क्या था भाई? किसी को बिना कारण बताए गिरफ्तार कर सकते हैं। यानी कि इसमें कहा गया है रोलेट एक्ट में कि नो अपील नो दलील। कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, हम आपको चाहें तो बिना कारण बताए आपको क्या कर सकते हैं? घर से उठवा सकते हैं, आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अभी ये हो गया भाई, तो लोग परेशान हो गए ये क्या आ गया। तो इसको लेके पंजाब में हड़ताल हो गई, पंजाब में और हड़ताल हो गई, और इसमें डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन खिचलू शामिल थे। ठीक, पंजाब में जब हड़ताल हुई, डॉक्टर सत्यपाल सिंह और सैफुद्दीन खिचलू शामिल थे, तो क्या कर लिया गया? इनको भी अरेस्ट कर दिया गया और कहा गया हम आपको अरेस्ट करते हैं, नो अपील नो दलील। तो इसके विरोध में यानी कि इनको अरेस्ट किया गया, इसके विरोध में यहाँ पे जलियांवाला बाग अमृतसर में पड़ता है, एक सभा बुलाई जाती है। कोई वैसी सभा नहीं थी, शांतिपूर्वक सभा थी, जिसको लेकर जनरल डायर के द्वारा आदेश दिया गया कि उस सभा में गोली चलाई जाए। बाबू इतनी दर्दनाक घटना थी, बाबू याद करो तो दिल दहल जाता है। खून की होली खेली गई थी वहां पे। ठीक है, चलो भाई, अंग्रेज 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को करने। ठीक है, अंग्रेजों की क्या बात करें। 39 की बात करें, भारत में गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। भारत ने जब स्वतंत्रता की आजादी को लेकर लड़ाई चल रही थी तो दो गुटों में एक बिखराव हुआ था, एक गरम दल था, एक नरम दल था। ठीक है, गरम दल की बात करें, इसके नेता 3 थे। लाल बाल पाल बोलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पे कौन प्रमुख नेता थे? तो इसमें प्रमुख नेता की बात करें, बाल गंगाधर तिलक थे। चलिए भाई, ये 40 क्वेश्चन थे। अच्छा लगा ना क्वेश्चन? सेशन इसी तरीके से चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा, बीच बीच में टॉपिक को लेके भी क्वेश्चंस आते रहेंगे। आप सभी से निवेदन है, कमेंट्स करके अगर जो कोई क्वेश्चन पूछा जाए कम से कम उसका आंसर तो बता ही सकते हो।
ठीक है। वैसे भी कमेंट्स करो क्लास कैसी लगी, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि आने वाले टाइम में 2 या 3 वीडियो नहीं अपलोड होगा। आने वाले टाइम पे आपके 4 से 5 क्लासेस भी अपलोड हो सकती हैं, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 दोनों की चीजें चल रही हैं। और संडे को डिजिटल प्रोटेस्ट 3 होने वाला, सॉरी मंडे को, ठीक है, संडे को बताया जाना क्या करना, उसमें भी आप पार्टिसिपेट करिए। इस बार हमारा सारा प्रोटेस्ट का मुद्दा रेलवे ग्रुप डी एग्जाम डेट को लेकर है, ठीक है। तो चलिए क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो। चलिए मिलते हैं इस क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।